गरीब जेठानी के घर आई अमीर देवरानी। मालती अपनी बड़ी बहू अनिका और बेटे महेश और छोटे बेटे राज के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। कुछ दिनों बाद ही वो भव्या नाम की एक लड़की से राज की शादी कर देती है, जो कि थोड़ी अमीर और लालची किस्म के घर से थी। शादी हो जाने के बाद मालती उसका गृह प्रवेश करवाती है, फिर अपने बहू बेटे की अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाती है, जहां जेठानी अनिका ताली बजाकर कहती है, अरे अरे देवर जी, जल्दी ढूंढ लीजिए अंगूठी, पता चले कि देवरानी ने आप पर कब्जा कर लिया है। भाभी अंगूठी तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन आपकी देवरानी को जब से मैंने पहली बार देखा है तब से ही मेरे दिल पर उनका कब्जा हो गया है। तो ये रस्म किस बात की? हाँ क्यों भव्या, मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? जी जी बिल्कुल। क्या फालतूगिरी है ये, रस्में रिवाज और कब्जा तो मैं वैसे भी करके ही रहूंगी, लेकिन सिर्फ अपने पति के दिल पर नहीं, अपनी सास और इस घर पर भी। और जेठानी को तो मैं बहुत जल्दी घर से बेघर कर दूंगी। भव्या अपने दिमाग में इतना सब सोचती है कि राज वो अंगूठी ढूंढ लेता है और कहता है, ये मैं जीत गया। अरे वाह, मेरे बेटे ने तो अंगूठी ढूंढ ली, इसका मतलब बहू पर वो हक जमाएगा। अरे बहू, तू किस सोच में डूब गई? तुझे अंगूठी ढूंढनी चाहिए थी। कोई बात नहीं माँ जी, वो जीते या मैं जीतूं, बात तो एक ही है। खैर, मैं बहुत परेशान हूँ, थक चुकी हूँ, मुझे अपने कमरे में जाना है। और कितनी रस्में बाकी हैं? बस बस, अब कोई और रस्म नहीं है, जाओ तुम जाकर दोनों आराम कर लो। मालती की बात सुनकर भव्या और राज अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। वहीं बाकी सब भी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। वक्त गुजरता है, भव्या न चाहते हुए भी अपने ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए थोड़ा बहुत काम करती है, वरना सारा काम तो वो जेठानी से प्यार से कहकर करवा लेती है, क्योंकि अनिका बहुत शरीफ होती है। ऐसे ही एक दिन चाय बनाकर अनिका ले आती है तो भव्या उसके हाथ से ट्रे लेकर कहती है, अरे दीदी, आप क्यों ले जा रही हो? ये लाइए, मैं कर देती हूँ, आप जाकर पकौड़े ले आइए जब तक। ठीक है, वैसे कितनी अच्छी हो तुम, बिल्कुल प्यारी सी देवरानी, सबका दिल जीतने वाली। अरे जेठानी जी, अब रहने भी दीजिए, मैं चाय लेकर जाती हूँ, वरना माँ जी कहेंगी ठंडी हो गई। बस कुछ दिन और, अब माँ जी से इस प्रॉपर्टी के कागज लेकर अपने नाम करवा लूंगी। ऐसा बोलकर वो अपनी सास को चाय पिलाती है। पति को तो भव्या कंट्रोल में कर चुकी थी, इसीलिए वो शाम को राज के आते ही कमरे में उससे गले लगकर कहती है, राज, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। देखो, कल को हमारे बच्चे हो गए तो उन्हें देने के लिए कुछ तो इस घर का हिस्सा होना चाहिए ना। और माँ जी को कब तक इस प्रॉपर्टी के मुखिया बनाकर रखेंगे? मैं तो कहती हूँ अपने भाई से एक बार आप बात कर लीजिए। मैं माँ जी से बात कर लेती हूँ, जिससे कि आधी आधी प्रॉपर्टी दोनों की हो जाए। वो भी अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे भविष्य में, और हम भी, और किसी बात की लड़ाई भी नहीं होगी। हाँ ठीक है, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन प्रॉपर्टी के कागज तो माँ पर हैं, अगर वो साइन करेंगी जमीन तो। उसकी फिक्र आप मत करें, माँ जी से मैं बात कर लूंगी। राज भव्या की बात को मान लेता है। वहीं बातों में फंसाकर भव्या मालती से घर के कागजों पर दस्तखत करवाकर पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेती है और बदले हुए मिजाज से महारानी बनकर कहती है, अरे ओ जेठानी जी, बहुत मुफ्त का टीवी देख लिया, अब यहाँ से रफा दफा हो जाइए। चलिए, अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और निकल जाइए। अरे भव्या, ये तुम क्या बोली जा रही हो? ये कैसा मजाक है? भला मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि अब ये पूरा घर मेरे नाम पर है, तो आपको जेठ जी को यहाँ से जाना होगा। और हाँ, हमारी प्यारी बुढ़िया सासू माँ को भी आप अपने साथ ले जाइए। इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा और मैं रहूंगी। भव्या बहू, ये क्या हरकत है? अपनी जेठानी से कोई ऐसे बात करता है क्या? और हम सब इस घर से क्यों जाए? तुम्हारा राज क्यों चलेगा घर पर? ओफो, कितनी बार एक ही बात कहूँ? इस घर की मालकिन अब मैं हूँ। आपसे प्रॉपर्टी के कागज लेकर मैंने अपने नाम कर लिए हैं। अब जाइए, भीख मांगो। मैं अपने घर में नहीं रखना चाहती आप सबको। जस्ट गेट लॉस्ट। इतने दिन से शराफत का चोला पहनकर एक्टिंग करते करते मेरी आंखें, कमर सब दुख गया। बहू, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। धोखे से घर हड़प लिया। अपने परिवार को कोई इस तरीके से निकालता है? सुधर जाओ, कहीं बाद में पछताना न पड़े। ए बुढ़िया, बकवास बंद कर अपनी। लगता है तुम ऐसे नहीं जाओगे।
तभी भव्या अपनी सास और जेठानी का हाथ पकड़कर घर से बेघर कर देती है। उनका सामान बांधकर उन पर फेंक देती है और मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। बड़ी बहू और सास बहुत रोते हैं। अनिका कॉल करके महेश को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो परेशानी में भागता हुआ अपने परिवार के पास आता है। हे भगवान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब भव्या ने किया है, वो भी इतनी चालाकी से। अब हम कहाँ रहेंगे? महेश, थोड़ा बहुत तो सोचो कि हम कैसे गुजारा करेंगे, कहाँ रहेंगे। कुछ पैसे तुमने सेव किए होंगे या किसी से उधार मांग लो। हमने कितना भव्या को प्यार किया और उसने हमारे साथ कितना घिनौना मजाक किया। मैं माफ नहीं करूंगी उसे। एक रास्ता है मेरे पास। इतना कहकर महेश अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर एक पुराना टूटा फूटा घर लेता है, जहां उसका परिवार को रहने के लिए छत मिल जाती है और खाना बनाने के लिए अनेक चूल्हा बना लेती है, जहां वो बहुत देर बाद मुश्किल से खाना खा पाते हैं। अरे, मेरे गले से तो बड़ी मुश्किल से खाना उतरा है। माँ जी, अब जो हो गया जाने दीजिए। शायद हमारी किस्मत में गरीब होना ही लिखा था। जहां अनिका का परिवार गरीबी में गुजर बसर करता है, वहीं भव्या ठाट बाट से अकेले घर में रहती है और घर का काम करने के बाद थक कर कहती है, हे भगवान, मालकिन तो बन गई मैं, लेकिन घर का इतना सारा काम करना पड़ता है, मुझसे नहीं होता। एक नौकरानी रख लूंगी। भव्या, तुमने मेरे परिवार वालों को मुझसे अलग कर दिया, उनके साथ ऐसा किया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? राज, मैंने जो भी किया है हमारे भविष्य के लिए किया है और मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। ये सुनकर राज अपने कमरे में चला जाता है। उसे पल पल अपनी माँ भाभी की याद आती है। वहीं भव्या एक नौकरानी घर पर रख लेती है, जो कि कुछ दिन बाद उसके घर से गहने चोरी करके भाग जाती है और शाम को आते वक्त राज की गर्दन पर चाकू रखकर कुछ बदमाश उसे पैसे और मोबाइल छीन लेते हैं, जिसमें उसे चोट भी लग जाती है। जब वो घर आता है तो राज उसे सब कुछ बताता है। फिर भव्या कहती है, भगवान जी, कैसे दिन चल रहे हैं हमारे। एक तो हमारे घर में पहले ही इतने लाखों रुपए की चोरी हो गई और अब तुम्हारे साथ ये घटना घट गई। चिंता मत करो राज, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भव्या राज की मरहम पट्टी करती है। अगले दिन घर का काम करने से और टेंशन से भव्या बीमार पड़ जाती है। बिस्तर से उठ नहीं पाती और कहती है, भले ही इस घर को मैंने हथिया लिया, लेकिन खुशी तो मुझे मिल नहीं रही। काश माँ जी और जेठानी जी मेरे पास होती तो मेरा ख्याल रखती। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे उनके पास जाना होगा। वो ये बात राज को बताती है। फिर ऐसी हालत में राज उसे अपने बड़े भाई के घर ले जाता है, जहां अपने सास के पैरों में गिरकर भव्या बोलती है, माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा गलत बर्ताव किया है। मैं शर्मिंदा हूँ, आपसे आंखें नहीं मिला सकती। मुझे आपकी बहुत याद आई और ये एहसास हुआ कि अपनों से अलग कभी नहीं रहा जाता। आज मेरे पास पैसे, दौलत, घर सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं, आपसे अलग होकर। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब तू कह रही है। माँ, वक्त इंसान को सही राह पर ले आता है। जेठानी जी, मैं जानती हूँ आपको गरीबी में लाकर मैंने खड़ा कर दिया, फिर भी आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, लेकिन मैं अमीर होकर भी नहीं रह पाई। मुझे माफ कर दीजिए आप सब और वापस घर चलिए, नहीं तो मुझे डांट लीजिए, मार लीजिए, पर चल लीजिए हमारे साथ। तभी अनिका उसे उठाकर गले लगा लेती है। अरे अरे, अब इन सब चीज की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमें बुला लिया तो हम फिर से एक परिवार बनकर रहेंगे। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी अनिका उसे पानी पिलाने के बाद चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना पकाकर अपने देवर और देवरानी को खिलाती है, जिसे खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वापस अपने उसी घर में पहुंचकर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दीना एक गरीब किसान था। परिवार में उसकी पत्नी ममता, बेटा चंदन और बेटी मेघा के साथ बूढ़ी हीरा मणि भी रहा करती थी। दीना का गरीब परिवार खून पसीना बहाकर खेती बाड़ी करता था। दीना की बेटी मेघा हर रोज शिव मंदिर जल चढ़ाने जाया करती थी। माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जल्दी आना, आज फसल की कटाई करनी है। मंदिर आकर मेघा आंसू भरी आंखों से जल चढ़ाकर कहती है, भोलेनाथ, आप तो जानते हैं मेरे काले रंग के कारण हर कोई मुझे गरीब की बेटी को ठुकरा कर चला जा रहा है।
सिर्फ इसीलिए कि मेरी तरह मेरे गरीब परिवार वालों का रंग भी पक्का और काला है। मेरा घर बस जाए इसलिए बाबूजी के पैर मिट्टी में सने रहते हैं। दया करो भगवान। मेघा की प्रार्थना में छिपी परेशानी को वहां खड़ी शालिनी सुन लेती है। तभी मेघा की नजर शालिनी की ओर तेजी से बढ़ रहे जहरीले बिच्छू पर जाती है और मेघा बिना अपनी जान की परवाह किए बिच्छू को अपने हाथ से मार देती है। तभी एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है और शालिनी मेघा को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर बिच्छू का जहर फैलने से रोकने के लिए उसे इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ देर बाद मेघा होश में आती है। भगवान का शुक्र है बेटी, जो तुम होश में आ गई। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। फिर शालिनी गाड़ी में बिठाकर मेघा को उसके घर छोड़ देती है। बस यहीं रोक दीजिए, यही मेरा घर है। घर आकर शालिनी का मन सारा वक्त मेघा की सादगी और साथ ही उसके घर में घिरी गरीबी में घुलता रहा। अगले दिन शालिनी शगुन लेकर मेघा के घर आई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना बहन जी। चंदन, कुर्सी लाना, मैं पानी लाती हूँ। मेघा का गरीब परिवार अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर शालिनी का स्वागत करते हैं और शालिनी कहती है, भाई साहब, मुझे आपकी मेघा पसंद आ गई है। मुझे ऐसी ही गुणों से भरी हुई बहू चाहिए थी जो मेरे घर को संभाल ले। ये सुनकर गरीब दीना की आंखें भर आईं और वो शालिनी के आगे हाथ जोड़कर बोल पड़ा, बहन जी, ये तो मेरी मेघा की खुशनसीबी है जो बड़े घर की बहू बनेगी। कुछ ही दिन में शालिनी अपने बेटे हर्षित की शादी मेघा से कर देती है और आखिरकार एक गरीब के घर की बेटी बड़े घर की बहू बन जाती है। इस तरह समय ढलता है। मेघा अपने ससुराल में ढल जाती है। तभी एक रोज, मेघा बहू, कल अब्रॉड से तेरी ननद नताशा आ रही है, उसका कमरा ठीक कर देना। अगले दिन दरवाजे की डोर बेल बजती है। ये देखकर मेघा दरवाजा खोलती है। नताशा ने शॉर्ट स्कर्ट टॉप पहना था। अपनी आंखों पर से गुस्से से गॉगल्स उतारते हुए वो कहती है, ओह गॉड, ये मम्मी ने भी घर में कैसी काली पीली नौकरानी रख ली है। मम्मी, डैडी, हर्षित भैया, कहाँ हो आप सब? अरे देख लो माँ, आते ही अफलातून की तरह चिल्लाने लगी है नकचड़ी नताशा। हर्षित भैया, ये कैपुचिनो कौन है? नताशा, यही तो है तुम्हारी भाभी। ये सुनकर नताशा मेघा के कालेपन से चिढ़कर उसकी बेइज्जती करती है। हाउ मीन मम्मी, आखिर आपने इनमें देखा क्या? मेघा भाभी हमारी फैमिली से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। कहाँ हमारी फैमिली इतनी फेयर, इतनी गोरी, और कहाँ ये काली भाभी? अरे बस करो नताशा, ये क्या काले गोरे की रट लगाई बैठी हो? मेघा तुम्हारी भाभी है। अगर तुम उसे अपना नहीं सकती तो बहू को बुरा भला भी मत कहो। सुनील की फटकार सुनकर नताशा गुस्से में पिनकते हुए पैर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। जब कभी नताशा मेघा को अकेले पाती तो उसके काले रंग के लिए उसे कोसती रहती। फिर एक दिन सुनील के पास मेघा के मायके से फोन आता है। अजी सुनती हो हर्षित की माँ, मेघा बहू के मायके वालों ने नए घर की नींव रखी है तो हमें दावत पर बुलाया है। नताशा ध्यान रहे, मेघा बहू के मायके में कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना। डोंट वरी डैडी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। बल्कि अपनी ब्लैक टी भाभी के ससुराल वालों को भिगो भिगो कर बेइज्जती के जूते मारूंगी। थोड़ी देर में काली बहू के गोरे ससुराल वाले मेघा के मायके आते हैं, जहां मेघा के मायके वालों का काला रंग देखकर नताशा के हाथ जैसे मेघा की बड़ी दुखती नस पकड़ में आ जाती है। ओह गॉड, ये मेघा भाभी के मायके वाले तो साउथ अफ्रीकी निकले। अब मजा आएगा। प्रणाम माँ जी। जीते रहो समधी जी। नताशा, दादी माँ के पैर छुओ। प्लीज डैडी, मुझे इस ब्लैक टी बुढ़िया के पैर नहीं छुए जाएंगे। इनफैक्ट मुझे तो इन काले काले लोगों को देखकर ही घिन आ रही है। बस करो नताशा, यहाँ कोई तमाशा क्रिएट मत करो। चंदन बेटा, जल्दी से मेघा के ससुराल वालों के लिए नाश्ता ले जा। जी माँ। चंदन सभी के लिए नाश्ता ले आता है और जैसे ही वो नाश्ता नताशा को देता है, चंदन का हाथ नताशा के हाथों में टच हो जाता है, जिस पर नताशा चिढ़कर चंदन पर चिल्ला पड़ती है। हाउ डेयर यू काले कलूटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, माफ कर दीजिए नताशा जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया। बंद करिए बहाने बनाना, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। नताशा चुप हो जाओ।
इसके बाद शालिनी नताशा को गुस्से में आंखें दिखाती है, जिसके बाद नताशा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और देखते ही देखते शाम ढल जाती है। तभी दीना घर की लाइट जलाता है और इतने में बल्ब फ्यूज हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर नताशा एक बार फिर उनकी बेइज्जती करती है। अरे रहने दीजिए अंकल जी, अब जिस घर में इतने सारे काले काले लोग रहते हैं वहाँ बल्ब तो फ्यूज होगा ही, फिर चाहे आप तेज ट्यूबलाइट जलाएं। बल्ब या मरकरी, मगर अपने चेहरे के कालेपन का क्या करेंगे? बस करो नताशा, तुम जब से आई हो मेरे ही सामने मेरे मायके वालों का मजाक बनाई जा रही हो। गोरेपन का इतना गुमान अच्छा नहीं, क्योंकि तुम्हारा ये गोरा रंग एक ना एक दिन ढलना ही है। यू ब्लडी ब्लैक टी, 2 कौड़ी की काली कलूटी मेरे आगे भाषण झाड़ रही है। तुम जैसे बदसूरत लोग तो हमारे धूल बराबर में भी नहीं थे। ये तो मैं इंडिया में नहीं थी, इसीलिए मेरे सीधे साधे फैमिली वाले तुम गए गुजरे गरीब के चाल में फंस गए, वरना तुम काले लोगों की क्या औकात थी हम जैसे गोरे फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ने की? सर से पांव तक कोयले की तरह काले हो। अरे कोयला भी एक पल को सिगड़ी जलाने के काम आता है, तुम जैसे निकट्टू तो किसी काम के नहीं। नताशा के मुंह से इतना सुनकर मेघा के काले मायके वालों की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद शालिनी नताशा को एक थप्पड़ मारकर उसे घर ले जाने लगती है। समधन जी, समधी जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। शायद हमारी परवरिश में कोई खोट रह गई थी, इसलिए मेरी बेटी घमंड से भर गई है। चलो नताशा। शालिनी अपने पूरे परिवार के साथ घर चली आती है और मेघा का मन मायके वालों की बेइज्जती की बातों में हर दिन घुलता ही जाता है। मगर इतने के बाद भी नताशा के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आता। एक रोज नताशा शॉर्ट ड्रेस पहनकर शॉपिंग के लिए बाहर जाती है, जहां मॉल के बाहर एक जीप में खड़े कुछ लुच्चे लड़कों की गैंग उसके कपड़ों को घूरे जा रहे थे। अरे रॉकी, वो देख, सामने मॉल से क्या मस्त आइटम निकल रही है। अरे चल मोंटी, आज कुछ तूफानी करते हैं। रॉकी नताशा का रास्ता रोककर उसे छेड़छाड़ करने लगता है। है सेक्सी, कहीं जा रही हो? हाँ, कहो तो हम छोड़ दें, चाहो तो लॉन्ग ड्राइव पर भी चल सकते हैं। नो थैंक्स नताशा, तुम जैसे लुच्चों के मुंह नहीं लगती, मेरा रास्ता छोड़ो। छोड़ देंगे, इतनी क्या जल्दी है। रॉकी भरे बाजार में नताशा का हाथ पकड़ लेता है। इतने में नताशा चीख पड़ती है। तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर चंदन वहां आ जाता है। अरे ये तो दीदी की ननद नताशा है, और ये तो मेरे कॉलेज का लफंगा रॉकी है। रॉकी, छोड़ दे नताशा को। अबे क्यों बे काली खजूर, तेरी क्या लैला लगती है ये। फिर रॉकी बुरी नीयत से नताशा को घूरने लगता है, जिस पर गुस्से में आकर चंदन रॉकी का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। इतने में पुलिस वहां आकर उन्हें पकड़ कर ले जाती है और चंदन अपने घर छोड़ता है। घर आकर नताशा रोते हुए अपने परिवार वालों के सामने पूरी बात बताती है और अगले दिन नताशा अपने परिवार वालों के साथ मेघा के मायके आती है। नताशा की आंखें शर्म से झुकी थी। आंटी, अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने गोरेपन के घमंड में उस दिन आप सभी को काला, बदसूरत और न जाने क्या क्या कह दिया, मगर कल चंदन ने मेरे लिए जो किया, मैं उसकी एहसानमंद हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि काला गोरा कुछ नहीं होता, इंसान की सुंदरता उसके मन से होती है। बेटी, जो हो गया सो हो गया, हमने उस बात को भुला दिया है, तुम भी भुला दो। समधन जी, मेरी नताशा को अपना लीजिए, इसे ठुकराइए मत। ये आपके बेटे चंदन को चाहने लगी है। बड़े वक्त बाद मुझे मेरी बेटी वापस मिली है, मैं इसे खोना नहीं चाहती, इसलिए आप जैसे सरल स्वभाव वाले परिवार में इसे जोड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर आखिर में मेघा अपने काले मायके वाले और गोरे ससुराल वालों का मुंह मीठा करती है और उस दिन के बाद से नताशा का नजरिया पूरी तरह बदल गया। आज दोनों ही घर आंगन में खुशियां ही खुशियां हैं।